नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में आज सुधा उपाध्याय के सौजन्य से हम सुधा अरोड़ा जी के साथ हैं। शोधार्थियों, कविता हिंदी कविता, फ्रेंच कविता, जर्मन कविता, रूसी कविता नहीं होती और न कवि हिंदी कवि, रूसी कवि, जर्मन कवि या फ्रेंच कवि होता है। मरीना त्वेस्ताएवा की जो उन्होंने रिल्के को लिखे पत्र में कहा, उसके मुताबिक वो कहती हैं कि कविता लिखना अपने अंदर की भाषा को बाहर की भाषा में अनुवादित करने जैसा है, या जो बाहर जो चहुर पसरी हुई भाव संवेदनाएं हैं, अनुभव हैं, स्मृतियां हैं, उनको सजोना अपनी भाषा में, चाहे फिर वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, रूसी हो, कोई भी भाषा किसी भी मातृभाषा में नहीं हो सकती। उसको लिखने का मतलब उसका स्वर बदल देना। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों किसी को फ्रेंच कवि कहते हैं, किसी को रूसी या किसी को जर्मन कवि। मैं रूसी कवि नहीं हूँ, कवि हूँ, मैं तो कवि हूँ। मैं हैरान हो जाती हूँ जब लोग मुझे वैसा समझते हैं, मेरे साथ वैसा बर्ताव करते हैं। मेरे हिसाब से कोई कवि होता है, न कि फ्रेंच या रूसी कवि। सुधा अरोड़ा जी के संदर्भ में, उनकी कविताओं के संदर्भ में ये भूमिका मैंने जानबूझकर रखनी चाहिए। लेखक, रचनाकार वो किसी जात, जमात, किसी लिंग, किसी बोली, भाषा का नहीं होता, सर्जक होता है। एक रचनात्मक बेचैनी, छटपटाहट उसे रचनाकार बनाती है। वह मूलतः कथाकार नहीं होता, निबंधकार, वो साहित्यकार कहलाता है। और तेवर और मिजाज में अगर वो कविताएं भी रच रहा होता है तो निश्चय ही उसकी स्मृतियों का खजाना, उसकी संवेदनाओं के तंतु, उसके अनुभवों का संजाल काफ़ी बड़ा होता है, बड़ा विस्तृत होता है। सुधा अरोड़ा जी का जन्म लाहौर, पाकिस्तान में हुआ। इनकी सारी शिक्षा, बल्कि उच्च शिक्षा कहेंगे तो कोलकाता विश्वविद्यालय से हुई। इसी विश्वविद्यालय के 2 कॉलेज में उन्होंने 1969 से 71 तक अध्यापन कर्म भी किया। कथा साहित्य में सुधा अरोड़ा जी एक चर्चित, सुविख्यात, लोकप्रिय नाम है। उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास, औरत की कहानी संपादित है। इनकी कहानियां लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में भी अनुवादित हुई। इन्होंने भारतीय महिला कलाकारों की आत्मकथा के 2 संकलन भी निकाले हैं, दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान। ये 2 संकलन इन्होंने तैयार किए हैं। लेखन के स्तर पर देखें आप तो तमाम समसामयिक पत्र पत्रिकाएं हों, साहित्यिक पत्रिकाएं, सामाजिक पत्रिकाएं, इन सब में लगातार वो प्रकाशित होती रही हैं। इनकी सक्रियता बनी हुई है। पाक्षिक सारिका में, आम आदमी, शुदा सवाल और राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर इनका साप्ताहिक स्तंभ वामा बहुचर्चित रहा। महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति इनकी सक्रियता और इनका समर्थन, इनका लगाव, जुड़ाव काबिले तारीफ है। महिलाओं पर केंद्रित औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत, इन्होंने इन लेखों का संग्रह किया है। उत्तर प्रदेश आदि संस्थान द्वारा उन्हें विशेष पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। मूलतः सुधा अरोड़ा जी कथाकार हैं, लेकिन आज शोधार्थियों हम इनके कवि हृदय को, इनकी कविताओं को, इनकी कवितामयी रचना यात्रा को की सहयात्री बनेंगे और इन कविताओं के बहाने इनके भीतर जो एक भावुक, संवेदनशील मन है, उसकी जांच पड़ताल भी करेंगे। पुरस्कारों, सम्मानों की बात की जाए तो लंबी फहरिस्त है सुधा अरोड़ा जी के हिस्से। उनके यहाँ स्त्री विमर्श का रूप कभी आक्रामक नहीं होने पाता। स्त्री विमर्श के लिए सुधा अरोड़ा जी को खासा जाना जाता है। वो स्त्री की पैरोकार हैं, स्त्री के बुनियादी चिंतन, बुनियादी चुनौतियों और उन प्रॉब्लम एरियाज़ के समाधान के लिए लगातार सक्रिय रहती हैं। इनके यहाँ एक सहज, क्या कह सकते हैं, इनकी शैली बड़ी संयत, बड़ी संतुलित, बड़ी सहज है और सामाजिक और मानवीय सरोकारों से भरपूर है।
बड़े रोचक अंदाज में, बड़े रोचक ढंग से, चाहे वो उनका कथा साहित्य हो या उनका कवितामयी संसार हो, इनमें वे कभी आक्रामक नहीं होती। वे बड़ी सहजता से और बड़ी संयत, नपे तुले और थमे, क्या कह सकते हैं, एक स्थिरता लिए हुए गंभीर बातों को कहती हैं। 1978 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें विशेष पुरस्कार मिल चुका है। 2008 का साहित्य क्षेत्र का भारत निर्माण सम्मान मिल चुका है। 2010 का प्रियदर्शनी सम्मान इनके हिस्से है। 2014 राजस्थान का वाग्मणि सम्मान सुधा अरोड़ा जी को मिल चुका है। 2014 का मुंशी प्रेमचंद कथा सम्मान, 2016 में इन्हें मीरा स्मृति सम्मान और 2011 का विमेंस अचीवर अवार्ड भी इन्हें मिला है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का पुरस्कार 2012 और महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार सम्मान इन्हें मिल चुका है। शोधार्थियों, आज मैं इनकी 5 कविताओं के द्वारा आपको इन कविताओं में जो औरत का रूप स्वरूप है, औरत को किस तरह वो परिभाषित करती हैं, उसके अकेलेपन को, उसके रहने बसने, हंसने और रोने को किस तरह से वो उद्घाटित करती हैं, और किस तरह से इनकी कविता में जो भावुक मन है, जो संवेदन मन है, वो किस तरह से था पाता है और किस तरह से वो रिलीज होता है। आज हम उन कविताओं के बहाने इसे भी जानेंगे। मेरी पसंद की 5 कविताएं मैं आपके सामने पढ़ती हूँ और उसके बहाने कुछ बातचीत करूंगी। पहली कविता है अकेली औरत का हंसना। अकेली औरत खुद से खुद को छिपाती है, होठों के बीच कैद पड़ी है, हंसी को खींच कर जबरन हंसती है और हंसी बीच रास्ते ही टूट जाती है। अकेली औरत का हंसना नहीं सुहाता लोगों को, कितनी बेहया है ये औरत। सिर पर मर्द के साए के बिना तपता नहीं सिर इसका, मुंह फाड़ कर हंसती है अकेली औरत, किसी को अच्छी नहीं लगती। जो खुलकर लुटाने आए थे हमदर्दी, वापस सहेज लेते हैं उसे, कहीं और काम आएगी यह धरोहर। वह अकेली औरत कितनी खूबसूरत लगती है जब उसके चेहरे पर एक उजाड़ होता है। आंखें खोई खोई सी कुछ ढूंढती हैं, एक वाक्य भी जो बिना हकलाए बोल नहीं पाती। बातें करते करते अचानक बात का सिरा पकड़ में नहीं आता, बार बार भूल जाती है अभी भी क्या कहा था, बार बार भूल जाती है अभी अभी क्या कहा था। अकेली औरत का चेहरा कितना भला लगता है जब उसके चेहरे पर ऐसा शून्य पसरा होता है कि जो आपने कहा उस तक पहुंचा ही नहीं। आप उसे देखें तो लगे ही नहीं कि साबुत खड़ी है वहां, पूरी की पूरी आपके सामने खड़ी होती है और आधी पौनी ही दिखती है। बाकी का हिस्सा कहां किसे ढूंढ रहा है उसे खुद भी मालूम नहीं होता। कितनी मासूम लगती है ऐसी औरत, हंसी तो उसके चेहरे पर थिगली सी चिपकी लगती है। थिगली पैच किसी गैर जरूरी चीज की तरह हाथ लगाते ही चेहरे से झर जाती है अकेली औरत की हंसी। समाज का नजरिया इस अकेली औरत को देखने का, समाज का माइंड फ्रेम, समाज की मानसिकता, उसका सोच कुछ इसी तरह का है कि वह अकेली औरत अपने नैसर्गिक रूप में, अपने प्राकृतिक रूप में, अपने बेलौस रूप में, अपने बिंदास रूप में दिखाई ही नहीं देती। और अगर वो ये दुस्साहस करती है, अगर वो ये कोशिश भर करती है, तो नागवार ठहरता है समाज को, पुरुष के वर्चस्व को, पुरुष की रुग्ण मानसिकता को। और पुरुष सत्तात्मक समाज में ऐसी अकेली औरतों का ठहाके मारकर हंसना उन्हें उच्छृंखल कहता है, उन्हें बेहया कहता है। क्यों? क्योंकि आदतन वे आदी होते हैं उसे आधे अधूरे रूप में, फटे चिथड़े रूप में, थिपलियों में लगे हुए देखने के लिए, कि ताकि वो उसी रूप में विशृंखलित सी, उसी रूप में विक्षिप्त सी, उसी रूप में मुरझाई हुई सी, सकुचाई हुई सी, अपने में सिमटी हुई सी, अपनी दुनिया, अपने संसार से वो संबोधित हों। सुधा अरोड़ा जी यहाँ विद्रोह करती हैं। बड़ा संयत विद्रोह है ये, बड़ा सहज विद्रोह है ये, कहीं भी क्रूर और हिंसक नहीं होने पाती। प्रतिरोध के लिए
प्रतिरोध नहीं करती, विरोध के लिए विरोध नहीं करती, बल्कि अपनी आवाज़ को, अपनी बात को बड़े असर से, बड़े बड़े परत्वरा से, बड़े प्रभावशाली ढंग से वो रखती हैं और कहती हैं कि आपके हिसाब से वो क्यों परिभाषित होती रहे, आपके सोचे हुए माइंड फ्रेम में क्यों वो फिट हमेशा होती रहे, आपके हिसाब से वो अपनी दिनचर्या में अपने हंसने और रोने में क्यों लगाम लगाती रहे। उसका अपना व्यक्तित्व, उसकी अपनी अस्मिता, उसकी निजता बार बार असुरक्षित क्यों होता रहे। दूसरी कविता है अकेली औरत का रोना। जैसे हंसना नागवार होता है, अकेली औरत का रोना। ऐसी भी सुबह होती है एक दिन जब अकेली औरत फूट फूट कर रोना चाहती है। रोना एक गुबार की तरह गले में अटक जाता है और वह सुबह सुबह किशोरी अमोनकर का राग भैरवी लगा देती है। इस आलाप को अपने भीतर समोते वह रुलाई के पीछे धकेलती है, अपने लिए गैस जलाती है कि नाश्ते में कुछ अच्छा सा पका ले। शायद वह खाना आंखों के रास्ते मन को ठंडक पहुंचाए, पर खाना हलक से नीचे उतर जाता है और जबान को पता भी नहीं चलता कब पेट तक पहुंच जाता है। अब रुलाई का गुबार अंतड़ियों में यहाँ वहां फंसता है और आंखों के रास्ते बह निकलने की सुरंग ढूंढता है। अकेली औरत अकेले सिनेमा देखने जाती है और किसी दृश्य पर जब मॉल में हंसी गूंजती है, वह अपने वहां न होने पर शर्मिंदा हो जाती है। बगल की खाली कुर्सी में अपने को ढूंढती है, जैसे पानी की बोतल रखकर भूल गई हो, और वापस अपनी कुर्सी पर सिमट जाती है अकेली औरत। किताब का 22वां पन्ना पढ़ती है और भूल जाती है कि पिछले 21 पन्नों पर क्या पढ़ा था। किताब बंद कर बगल में रखे दिमाग को उठाकर अपने सिर पर टिका लेती है और कस कर और दोबारा पहले पन्ने से पढ़ना शुरू कर देती है। अकेली औरत खुले मैदान में खुलकर सांस नहीं ले पाती, हरियाली के बीच ऑक्सीजन ढूंढती है, फेफड़ों के रास्ते तक एक खोखल महसूस करती है, जिसमें आवाजाही करती सांस सांस जैसी नहीं लगती। मुंह से हवा भीतर खींचती है और अपने जिंदा होने के एहसास को छू कर देखती है अकेली औरत। एकाएक रुलाई का पिटारा अपने सामने खोल देती है, सब कुछ तरतीब से बिखर जाने देती है। देर शाम तक जी भरकर रोती है और महसूस करती है सांसों का एकाएक सम पर आ जाना। और फिर एक दिन अकेली औरत अकेली नहीं रह जाती। वह अपनी उंगली थाम लेती है, वह अपने साथ सिनेमा देखती है, पानी की बोतल बगल की सीट पर नहीं ढूंढती, किताब के 22वें पन्ने से आगे चलती है, लंबी सांस को चमेली की खुशबू सा सूंघती है, खींच लेती है मुस्कान, आंखों की कोरों तक अपने लिए नई परिभाषा गढ़ती है। अकेली औरत अकेलेपन को एकांत में ढालने का सलीका सीखती है। शोधार्थियों, यह भी एक तरह का प्रतिरोध है, यह भी एक तरह का विरोध है, यह भी एक अस्वीकार, असंतुष्टि और अतृप्ति के खिलाफ मुहिम है जो सुधा अरोड़ा जी लड़ती हैं। अकेली औरत अपने भीतर की जीवटता को, जिजीविषा को, अपनी संजीवनी को बचाए रखने की, उसे बसाए रखने की, उसे संभाले संजोए रखने की मुहिम जारी रखती है। वह दरकिनार कर देती है दुनिया की उन तमाम कचोटती, चोट करती हुई, भेद करती हुई, झार सी लगती हुई निगाहों को, उनकी आंखों को, उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहती है। और वो अपनी कुवत से, अपनी काबिलियत से अपनी दिनचर्या अपने अनुसार जीना चाहती है, अपने होश और जोश का पूरा ख्याल रखती है, अपनी जीने का, मरने का, हंसने का, बोलने का सलीका खुद ढूंढती है, तलाश करती है। और फिर यह अकेली औरत जीना चाहती है अपने साथ, अपना होना चाहती है। सबसे पहले वो खुद की सगी होना जानती है, और जब ये सीख लेती है, जीने की राह देख लेती है, तलाश लेती है, तो वो खटकती हो, चुभती हो, गड़ती हो, वो कांटों सी, वो फांक सी, वो आँख की किरकिरी सी लोगों को लगती हो, लेकिन अकेली औरत ने अपनी जिजीविषा को बचाए रखना है, संभाले रखना है। सुधा अरोड़ा जी ये मुहिम की तरह चलाती हैं।
अगली कविता है 55 पार की औरतें। आप देखें औरतें इस कविता संसार में औरतों का एक समूचा क्या कह सकते हैं, परत दर परत प्याज की परतों सी, अर्थों की अनुगूंज सी बहुत सारी परतें आपको उभरती हुई दिखेंगी और बहुत सारी औरतों से आपका साक्षात होगा। 55 पार की औरतें। सुदर्शन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की 55 पार की 3 कामकाजी सहेलियां मिली एक दिन। एक ने कहा, पता है पति 4 दिन के लिए टूर पर गए हैं। आज मैं इत्मीनान से उठी, क्या पुरसुकून नींद आई। अलसाई सी रसोई में गई, रात के जूठे बर्तनों ने रोज की तरह आंख नहीं तरीरी। सिंक में पड़े हुए मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, रहने दो, काम से लौट कर धो लेना। अंदर आई तो तकिए ने कहा, रहने दो ऐसे ही, मुसा तुसा क्या फर्क पड़ता है, फिर रात तो सोना ही है। क्या उठाना और क्या रखना। बिस्तर की सलवटों ने लहरा कर कहा, ठीक है ना, जाओ जाओ अपने को भी देख लो आज। आईने ने पुकारा, एक नजर इधर भी। आंखों ने कहा, आज दो काजल, आज दो काजल, आंच दो काजल। बालों ने कहा, टांक दो एक क्लिप यहाँ। बालों ने कहा, टांक दो एक क्लिप यहाँ। आईने ने पुकारा, टांक दो एक क्लिप यहाँ, सहेज दो सारे बिखरे बाल। और मैंने सचमुच जब संवारा अपने को, निहारता रहा नल से रुक रुक कर टपकता पानी, भिगोता रहा बर्तन। नई चप्पलें सामने आकर ठिठक गईं, उन्होंने पांव का रुख किया और मैं निकल पड़ी अपने दफ्तर। पहुंची तो सबने पूछा, आज कुछ खास है। मेरे कुछ कहने की दरकार ही नहीं थी। मेरी आंखों तक खिंची मुस्कान ने बता दिया सब कुछ, कि कभी कभी कुछ न करना और घर को घर बने रहने देना कितना सुकून देता है। दूसरी ने कहा, जब मैं कैंसर पेशेंट्स की काउंसलिंग कर लौटी, थमाकर उन्हें कुछ कारगर नुस्खे जीने के, खुशियों को नरमी से सहलाने के, अपने नाम पर आए चंद बोनस पलों के, सोचा आज घर लौटकर नहीं समेटूंगी बिखरे कागज, नहीं बुहारूंगी मेज पर जमी धूल, नहीं सजाऊंगी रैक पर बर्तन, नहीं बिछाऊंगी टेबल मैट। आखिर ऐसी भी क्या सफाई की सनक। पड़ा रहने दूंगी आज सब कुछ जस का तस। और वही किया मैंने। बिस्तर पर पैताने की ओर रखा तकिया और लेट गई। आधे पलंग पर बिखरी किताबों, कागजों और डॉक्टरों के नुस्खों को एक ओर सरकाकर वह बिखराव, वह अस्त व्यस्त होना सब कुछ का मुझे इतना खुश कर गया, मुझे इतना खुश कर गया कि मुंह से बरबस निकल आया, आई लव माई पेस, आई लव माई मेस। धरा रह गया फेंगशुई की फिजूल की चीजों को फेंको घर से बाहर, और डस्टबिन को खंगालने लगा वास्तुशास्त्र कि फलानी दिशा में पांव, हाँ और फलानी दिशा में सिर। पति बेचारे तो कुछ भी नहीं कहते, दफ्तर की फाइलों में सिर दिए रहते हैं। एक सजे सवरे घर में इतने दिनों से दम घुट रहा था मेरा। घर में आए बेशऊर अंधड़ ने मुझे राहत दी, एक सुथरी सी सांस आई, न जाने कब से जिसको मेरा इंतजार था। तीसरी ने कहा, सोचा तो मैंने भी था ऐसा ही कुछ, कि घर लौटकर नहीं समेटूंगी झोले की सब्जियां, नहीं संवारूंगी मेज, नहीं निकालूंगी डोंगे, नहीं तैयार करूंगी खाना कुछ खास, पकाऊंगी बस एक सब्जी और एक दाल। पर मेरे हाथों ने दगा किया, नहीं सुने दिमाग ने भेजे गए संदेश कि बहुत दिन से किया नहीं जरा सा आराम, कुछ पल लेटो छोड़कर सारे काम। जब तक मन उन्हें कुछ समझाता, वे तो ऐसे मशीन से हिले जैसे मेरे हों ही नहीं। वह सब कुछ किया मैंने, वह सब कुछ किया उन्होंने जो मैं करना नहीं चाहती थी। आज हाथों ने बर्तन भी धो लिए, सलाद भी काटा, कस्टर्ड भी बनाया, 2 सब्जियां और चावल भी, और आंख भी खुद ब खुद दरवाजे पर टिक गई, जहां से पति अभी अभी लौटने वाले थे। काम से लौटकर बहुत थक जाते हैं वे, और क्या है, उन्हें आते ही भूख भी लग जाती है। ऐसा क्यों होता है अक्सर कि हाथ नहीं सुनते मन का आदेश, मन से उल्टा चलते हैं बेतरतीब, जिसके हैं उसके तो सुनते ही नहीं, और आते ही जताता है रुआब। और जो आते ही जताता है रुआब,
उसके हो जाते हैं करीब। शोधार्थियों, औरत अपनी इस उबाऊ दिनचर्या से, अपनी इस रेगुलरिटी से, अपनी इस पंक्चुअलिटी से, अपने सिस्टम से, दरअसल व्यवस्था क्या है? व्यवस्था है एक व्यवस्था भी एक अराजकता है। व्यवस्था में आप जो जितना व्यवस्थित होगा वो क्रूर सत्ता का, क्रूर व्यवस्था का विरोध नहीं कर पाएगा। और स्त्रियों को कहा जाता है व्यवस्थित रहें, बहुत मर्यादा में रहें, बहुत गरिमा में रहें, सजी संवरी रहें, वो शासन को, प्रशासन को साथ सहयोग दें, समर्थन दें, पुरुष की ताकत को, उसकी कुवत को, काबिलियत को सहयोग दें, और घर को एक क्या कह सकते हैं, एक व्यवस्थित, अनुशासित, मर्यादित चार दीवारी दें। और ये सब जिम्मे औरतों के हैं। सुधा अरोड़ा जी यहाँ बहुत धीमे स्वर में, लेकिन बहुत सांकेतिक रूप में, बहुत ज़रूरी रूप में वो ये कह देती हैं कि कभी कभी अव्यवस्था में रहना, कभी कभी शासन का न सुनना, मन की सुनना, कभी कभी मन का करना, कभी कभी औरतपन को जी लेना, कभी कभी अपनी बिंदास बिलौस, अपने बचपन को, अपने युवापन को, अपने भीतर के बिखरेपन को भी थोड़ा सा और उन्मुक्त, थोड़ा सा और खुला हुआ छोड़ देना भी ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है उबाऊ नीरस दिनचर्या से थोड़ा बाहर निकलना, थोड़ा अपने को, अपने पास बैठना, अपने करीब बैठना, अपने को समझना, अपना हो जाना ज़रूरी होता है। लेकिन हम औरतें, जैसा कि तीसरी कहती है कि आदी हो चुकी हैं, आदतन किए जा रही हैं, यंत्रवत, मशीन की तरह। वो किसी ऐसा नहीं कि किसी की तलबगार हैं या किसी की हुक्म फरमादार हैं, बल्कि उनके हाथ को, उनके दिमाग को, उनकी आँखों को, उनके शरीर को जैसे आदत सी पड़ गई है दूसरों के लिए कंफर्ट तैयार करना, दूसरों को सहयोग देना, और वो भूल ही जाती हैं अपना कंफर्ट और अपना सहयोग, अपने साथ जीना और अपने लिए जीना भूल जाती हैं। बेहतरीन कविता थी शोधार्थियों। अगली कविता है उनका अपना नाम। अकेली औरत चेहरे पर मुस्कान की तरह गले में पेंडेंट पहनती है, कानों में बुंदे, उंगलियों में अंगूठियां और इन आभूषणों के साथ अपने को लैस कर बाहर निकलती है, जैसे अपना कवच साथ लेकर निकल रही हो। देखती है कि उसके कान बुंदों में उलझ गए, उंगलियों ने अंगूठियों में अपने को बंद कर लिया, गले ने कस कर नेकलेस को थाम लिया। पर यह क्या, सबसे जरूरी चीज तो वह साथ लाना ही भूल गई, जिसे इन बूंदों, अंगूठियों और नेकलेस से बहला नहीं पाई। उसका अपना आप, जिसे वह अलमारी की किसी बंद दराज में छोड़ आई। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है हम स्त्रियों के साथ, जो जितनी ही क्या कह सकते हैं, खंड खंड में जीती हुई, हर रिश्ते को, हर संबंध को, घर परिवार को, नाती संबंध को अपने में, अपनी गर्माहट में, अपनी आत्मीयता में, अपनी संलग्नता में जुड़ी हुई, उनको संजोती, संवारती, सजाती, लगभग भूल सी गई हैं जीना। लगभग अपना होना, अपने ढंग से अपनी जीवन शैली का निर्वाह करना, अपने लिए थोड़ा सा स्पेस, अपने लिए थोड़ा सा ग्रेस ढूंढना भूल गई हैं ये औरतें। अपना होना भूल गई हैं, वो कहीं किसी बंद दराज में छुपा हुआ है। अपनी निजता, अपनी सुरक्षा, हमें क्या पसंद है, हमने कितने लंबे अरसे से खुद से मुलाकात नहीं की, वो स्त्रियां भूलती जा रही हैं। और सुधा अरोड़ा जी उसी ओर आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। आखिरी कविता है धूप तो जो कब की जा चुकी है। औरत पहचान ही नहीं पाती अपना अकेला होना, घर पर फर्श बुहारती है और खिड़की दरवाजे झाड़न से चमकाती है, और उन दीवारों पर लाड़ उड़ेलती है जिसे पकड़कर बेटे ने पहला कदम रखना सीखा था। औरत पहचान ही नहीं पाती अपना अकेला होना, अरसे तक अपने घर की दीवारों पर लगी खूंटियों पर टंगी रहती है, प्रेम में जड़ी तस्वीरें बदलती है और निहारती है उन बच्चों की तस्वीरों को जो बड़े हो गए और घर छोड़कर चले गए।
और अब जिनके बच्चे उस उम्र पर आ गए, पर औरत के जहन में कैद बच्चे कभी बड़े हुए ही नहीं। उसने उन्हें बड़ा होने ही नहीं दिया अपने लिए। औरत पहचान ही नहीं पाती अपना अकेला होना। सोफे और कुशन के कवर बदरंग होने के बाद उसे और लुभाते हैं। नॉस्टैल्जिक होती है औरतें, ज़्यादा भावुक होती हैं, ज़्यादा संवेदन, उनका मन जो है वो पुरातन पढ़ती हुई चीज़ों को दरअसल स्मृतियों से जोड़ता है, तो वो स्मृतियाँ पुरातन कभी नहीं पढ़ने पाती। उसे लुभाते हैं, अच्छे दिनों की याद दिलाते हैं, घिस घिस कर फट जाते हैं, बदल देती है उन्हें ऐसे रंगों से जो बदरंग होने से पहले के पुराने रंगों से मिलान खाते हों। और पहले वाला समय उस सोफे पर पसरा बैठा हो। औरत पहचान ही नहीं पाती अपना अकेला होना। अब भी अचार और बड़ियां बनाती है और उन पर फफूंद लगने तक राह तकती है परदेस जाने वाले किसी दोस्त रिश्तेदार की, जो उसके बच्चों तक उन्हें पहुंचा सके। औरत पहचान ही नहीं पाती अपना अकेला होना। अब भी बाट जोहती है टमाटर के सस्ते होने की, कि वह भर भर कर बोतलें सॉस बना सके। कच्ची कैरी के मौसम में मुरब्बे और चटनी जगह ढूंढते हैं। बरामदे से धूप के खिसकने के साथ साथ मुंह पर कपड़े बंधे मर्तबान घूमते हैं। बौराई सी हर रोज मर्तबान का अचार हिलाती है और बच्चों तक पहुंचा नहीं पाती। आखिर मुस्कान को कांख में दबाए पड़ोसियों में अचार बांट आती है और अपने कद से 1.5 इंच ऊपर उठ जाती है। अपनी पीठ पर देख नहीं पाती कि पड़ोसी उस पर तरस खाते से सॉस की बोतल और मुरब्बे अचार के नमूने घर के किसी कोने में रख देते हैं। कितना बड़ा एहसान करते हैं उस पर कि वह अचार छोड़ जाए और अपने अकेले न होने की भरम की पोटली बगल में दबाकर साथ ले जाए। फिर एक दिन जब हाथ पांव नहीं चलते, मुंह से बुदबुदाहते बाहर आती हैं, ध्यान से सुनो तो वह कह रही होती है, अरे रुक तो, जरा सुन तो, धूप उस ओर सरक गई है, जरा मर्तबान का मुंह धूप की ओर तो करना। अरे रुक तो, जरा सुन तो, धूप उस ओर को सरक गई है, जरा मर्तबान का मुंह धूप की ओर तो करना। नहीं जानती कि धूप तो कब की जा चुकी है, अब तो दूज का चांद भी ढलने को है। धूप तो कब की जा चुकी है, वो आंच, वो ताप, वो रिश्तों की गर्माहट, वो जो हमें बांधे हुए था, वो संलग्नता, वो जुड़ाव, वो अपनाव, वो लगाव कब का दूर हो चुका, छूट चुका, छिटक चुका। कब के परिवार, बच्चे सयाने हो गए, परिवार खंड खंड में बट गया। औरत खुद कई हिस्सों में जी रही है। हर हिस्से में वो परफेक्ट होना चाहती है। परफेक्ट माँ, परफेक्ट आजी, परफेक्ट बहू, बेटी और परफेक्ट पत्नी। और इन खंडों में जीती हुई, खंड खंड होती हुई समूची की समूची वो खुद को भी नहीं पाती है। और जब अपने रिश्तों में, अपने अपनों में वो खुद को तलाशती है, चाहती है कि उनमें प्रतिबिंबित हो, उनमें दिखाई दे, तो रेशा रेशा दिख जाता है, आर पार दिख जाता है और वहाँ का वो संसार दिख जाता है जो बेलाग है, जो उस अपनत्व को, उस जुड़ाव को, उस तल्लीनता को, उस संलग्नता को, उस नॉस्टैल्जिया को समझ ही नहीं पाता। लोग फैब्रिकेटेड चीज़ों से लिपे पुते हैं। उनका अपनी साधन सुविधाएं हो चुकी हैं, बहुत बड़ा बाजार हो चुका है, वहाँ चार मुरब्बों, बड़ियों और पापड़, चटनी और सॉस की नई बोतलें आ चुकी हैं। वो विस्थापित कर चुकी हैं माँ की उस साज को, संभार को, माँ के उस जुड़ाव को, माँ के उस बड़ी जतन से आँच देती हुई धूप का और माँ के हाथों की गर्माहट और वो जो अपनेपन से उसमें उसे रस से भीने हुई थी, लेपे हुई थी, वह सारी चीज़ें अब पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं। बेहतरीन कविता है, बहुत शुक्रिया।